गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें जो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, मीन्स जो डी ब्लॉक है उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा भी, जो पार्शली फील्ड डी ऑर्बिटल है उसको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। मीन्स जो डी ऑर्बिटल है उसके अंदर हमने 1 से लेके 9 तक जो इलेक्ट्रॉन है वो लेने हैं, कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल नहीं लेना। तो हम उसको क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। और आपने देखा भी जो हमारे पास ये ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ये वेरियस या कह दीजिए भी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एग्जिबिट करते हैं। जैसे जैसे ट्रांजिशन सीरीज के अंदर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो इसके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज करता है, और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट है जो वो भी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो हम देखेंगे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो डी ऑर्बिटल है बेटा वो क्या कहलाते हैं? पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं नेचर के अंदर। ये भी कल बात हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके अलावा कुछ और जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी जो रहेगी वो है मेटालिक कैरेक्टर। फर्स्ट प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज की, तो इसके अंदर फर्स्ट है मेटालिक कैरेक्टर। जो मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या है? तो देखिए बेटे, वैसे हम लोगों को पता है भी पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, और टॉप से बॉटम जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो उसी प्रकार से कहेंगे भी जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये मेटालिक होते हैं नेचर के अंदर। अब आप चाहे लेफ्ट टू राइट चले जाएं या आप टॉप टू बॉटम चले जाएं, बिकॉज जो हम पी ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ रहे थे उसके अंदर ऐसा होता है भी जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो हम एस फिर डी ऑर्बिटल के बाद पी ऑर्बिटल पे पहुंच जाते हो जहां पर क्या है? नॉन मेटल्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन इसमें जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट क्या है? मेटालिक होते हैं। तो इसलिए कहेंगे भी जो ये मेटल्स हैं सभी, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था भी HCP, CCP, FCC, BCC, इस टाइप की जो ज्योमेट्री है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इस बेस पे जैसे कि आप लोग देखते हैं भी जो सिंपल HCP, CCP और जो BCC लैटिस है अपने पास जिंक वगैरह में, तो आप देखोगे भी जो जिंक है, कैडमियम है, मरकरी और मैग्नीज, ये बड़े एक्सेप्शन केस हैं। एक्सेप्शन केस क्यों है? बिकॉज दे डू नॉट हैव टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर। इनका जो मेटालिक स्ट्रक्चर है वो टिपिकल नहीं माना जाता। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो क्या शो करते हैं? एग्जिबिट करते हैं टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज। मीन्स लस्चर, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, डक्टाइलिटी, मेलेबिलिटी, इसी तरह से हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये कहा जाता है भी दे शो ग्रेजुअल डिक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। भी इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता है उसके अंदर डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है बेटा वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास बात ये आती है भी जो मेटालिक बॉन्ड है इन ट्रांजिशन एलिमेंट वो क्या होएगा? स्ट्रॉन्ग माना जाता है जो मेटालिक बॉन्ड है। तो आप लोग देखें भी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है जैसे कि स्टार्ट होती है स्कैंडियम से, उसके बाद टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो ये सभी बेटे HCP, CCP, BCC इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है वो शो करते हैं। और इसमें जो इनके बीच में मेटालिक बॉन्ड होता है वो बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो दिस इज ड्यू टू द, इसका जो रीजन है, रीजन क्या है बेटे? भी जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता है, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करेगा तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होंगे? लार्ज नंबर होंगे। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, भी इनमें जो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है उसके कारण जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये हार्ड होती हैं। इनके अंदर जो है हाई डेंसिटी होती है बेटे, और हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है। तो इसके बेस पे आप ये लोग देखोगे भी जो हमारे पास ट्रांजिशन सीरीज है वो बेटे क्या करेंगे हम, जैसे कि अगर देखेंगे लेफ्ट से राइट जाते हो तो लेफ्ट में आप देखते हो भी जो उसकी वैल्यूज है
वो क्या कर रही हैं, ज़्यादा हैं, और राइट में जब पहुंचा तो उसकी वैल्यूज डिक्रीज करेगी। जबकि जब हम बीच में होते हैं इंटरमीडिएट इन ट्रांजिशन सीरीज, तो जो वैल्यूज हैं वो इन दोनों के बीच में रहती है। इसके लिए अपने को ग्राफ भी बेटे किताब में दिया हुआ है। उस ग्राफ में आप जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है और एटॉमिक नंबर को जब देखते हो, तो जो हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है वो मैक्सिमम वैलेंसी जो है वो शो करेगी यहाँ पे। तो इसके बेस पे यह कहा गया भी जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन है डी ऑर्बिटल्स के बीच में वो स्ट्रॉन्गर होती है और ये इंक्रीज होएगी इन हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल में, क्योंकि उसको आप स्टेबल मानते हैं। जो अनदर पॉइंट है इसका बेटे वो ये है भी जो एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, इनके अंदर भी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो ग्रेटर होती है। तो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है कौन से, फर्स्ट सीरीज के, इसलिए जो मेटल मेटल बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स ऑफ मैनी हैवी ट्रांजिशन मेटल वो टेक प्लेस करता है। तो जो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी जो डेंसिटी है वो हायर होती है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक से, और हाईएस्ट बीइंग दैट ऑफ इरिडियम। जो इरिडियम है 22.6 ग्राम, सबसे ज़्यादा इरिडियम शो करता है 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। स्कैंडियम की सबसे कम होती है बिकॉज ये फर्स्ट एलिमेंट है ट्रांजिशन सीरीज का, और वो भी कौन सी, पहली ट्रांजिशन। सभी सीरीज के अंदर जो एक एलिमेंट ऐसा है स्कैंडियम जिसकी डेंसिटी सबसे कम मानी जाती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट बेटे जो आता है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जनरल प्रॉपर्टीज में सेकंड पॉइंट है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके अंदर ये कहा गया कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये भी बेटे क्या होता है, हाई होता है। कारण उसका कारण ये है भी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। हम कहते हैं भी जो इसका बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और इसके अलावा इसके अंदर जो प्रेजेंस ऑफ हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल है। हम जैसे एग्जांपल लेते हैं किसका, क्रोमियम का। क्रोमियम में आप देखते हो कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने ले ली आर्गन 4s1 3d5। जब आप इसमें जाओगे मैग्नीज पे 25, तो यहाँ पे भी क्या है, आर्गन 4s2 3d5। तो आप देख रहे हैं जो डी ऑर्बिटल है यहाँ पे क्या है, हाफ फील्ड है। तो इसके कारण जो यहाँ पे बेटे टेंडेंसी है वो ज्यादा होगी। तो ड्यू टू दीज हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो सम कोवेलेंट बॉन्ड है आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जो एटम्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके बीच में भी कुछ बॉन्ड जो है वो टेक प्लेस करते हैं। तो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके लिए हम ये रीजन भी दे सकते हैं, जैसे आपने देखा कि क्रोमियम में हमने क्या किया, दोनों को हाफ फील्ड बना दिया। तो ये क्या हो गया, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए, दोनों स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसी प्रकार मैग्नीज में देखते हैं डी ऑर्बिटल में भी हमारे पास क्या 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हाफ फील्ड होगा और जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। तो जो रीजन है इसमें स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक बॉन्ड होने का इन ट्रांजिशन एलिमेंट इज रफली रिलेटेड टू नंबर ऑफ हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल। वे नंबर ऑफ हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल कितने हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि जो डी ऑर्बिटल है इसके अंदर हम देखते हैं भी 5 इलेक्ट्रॉन है, और वो किसमें है, डी में। सबसे ज्यादा हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। लेकिन जब आप देखते हो भी 6 आ जाएंगे डी ऑर्बिटल में, यहाँ पे 6 हो गए, तो अनपेड कितने रह गए, 4। और अगर हम D4 की बात करते हैं तो यहाँ पे भी अनपेड कितने थे, 4। लेकिन जब D5 लेते हैं तो अनपेड कितने हैं, 5 है, जो कि मैक्सिमम है। और यही बात करें भी स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक ऑर्बिटल जो है इसके अंदर क्यों हो रही है, ज्यादा से ज्यादा हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने के कारण। तो मैग्नीज के केस में, क्रोमियम के केस में आप देखते हैं डी के अंदर मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल शो करता है। तो इस बेस पे हम कहेंगे भी इन द बिगिनिंग जो नंबर ऑफ हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल है वो इंक्रीज करते हैं, और मिडल तक जाते जाते, मतलब स्कैंडियम में जब स्टार्ट करते हैं तो डी में 1 होता है, लेकिन जब हम मैग्नीज पे पहुंचते हैं तो डी में 5 हो जाते हैं, और आगे आगे जैसे बढ़ोगे वो फिर से बेटा क्या होंगे, कम होते जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है भी देयरफॉर जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल है वो टेक प्लेस करेगी, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो कम होने लग जाएंगे, और जिससे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो मतलब ये हुआ कि जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उस जगह पे ज्यादा होगा।
लेकिन जब पेयर इलेक्ट्रॉन होने स्टार्ट हो जाएंगे तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कम होने लग जाएंगे, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा। इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी बेटे आ जाती है, उससे पहले अगर ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ में भी जैसे हम बात किसकी कर रहे थे अभी भी, अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में क्या है, जैसे स्कैंडियम से शुरू करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन से, तुम देखोगे स्कैंडियम, फिर आ जाएगा टाइटेनियम, फिर आ जाएगी वेनाडियम, ये क्या होगी बेटे, मैग्नीज। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बढ़ने स्टार्ट करेंगे, ये ग्राफ कितना डिक्रीज करेगा, आयरन, कोबाल्ट, निकल। इसी तरह फिर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज करोगे तो देखेंगे भी मिडल में जो अपने पास सीरीज के अंदर एलिमेंट आते हैं उनमें नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो डी में है अनपेड इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा होते हैं, और वो ज्यादा होने के कारण मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है बेटे इसके बाद एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। ये टॉपिक भी हम कर चुके हैं पहले, जो हमारा पी ब्लॉक चैप्टर हुआ है भी। एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होता है भी, जो आपने देखा भी लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो नंबर ऑफ शेल है बेटे वो चेंज नहीं होती, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, बट जब टॉप से बॉटम जाते हो तो नंबर ऑफ शेल भी बढ़ेगी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगी। तो उसी बेस पे कहा गया भी जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट है वो स्मॉलर होता है देन दोज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। भी जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उनके कंपैरिजन में जो ये वैल्यू है वो क्या होती है, कम होती है, एंड लार्जर देन ऑफ पी ब्लॉक। मतलब हमारे पास एस ब्लॉक से तो कम हो जाएगी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, जबकि पी ब्लॉक से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अमंग द एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है जो एटॉमिक रेडियाई है फर्स्ट बेटा क्या करेगा, वो डिक्रीज टिल द मिडल बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड देन इंक्रीज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड। जब वो खत्म होने वाला होगा तो वहां पर जो इसकी वैल्यू है वो क्या करेगी, बढ़ने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल जो एटॉमिक रेडियाई ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो डिक्रीज करेगा फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम, और रिमेन्स उसके बाद वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, और टिल कॉपर तक वो कांस्टेंट रहेगा, एंड उसके बाद वो क्या बेटा करेगी, वैल्यू इसकी इंक्रीज करने लगेगी एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई में। कारण उसका मतलब हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ में ये दे रखा है उसने भी, यहां से आपने लिया स्कैंडियम, फिर आपके पास आया टाइटेनियम, फिर वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, तो ये कांस्टेंट रहेगी वैल्यू कहां तक, कॉपर तक, और फिर ये इंक्रीज करती है यहाँ पे। तो इसका जो इंक्रीज होने का कारण है वो क्या है भी, जो डिक्रीज इन साइज है इन द बिगिनिंग इज ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ता है, जबकि जो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज है इज पार्शली कैंसल्ड बाय द इंक्रीज स्क्रीनिंग इफेक्ट। भी जब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको कैंसल भी करेगा। तो हम देखेंगे भी जब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट उसको कैंसिल करेगी इलेक्ट्रॉन्स को इन द डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट शेल, दैट इज जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसको क्या कहा जाता है, पेनल्टीमेट शेल कहा जाता है। तो उसको जो है न्यूक्लियर चार्ज को जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो क्या करेगा बेटा, कैंसिल करेगा। तो व्हेन द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड इंक्रीज स्क्रीनिंग इफेक्ट बैलेंस ईच अदर, जब एक दूसरे को बैलेंस करती है तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जो ये हम बात कह रहे हैं कि यहाँ पे आके क्रोमियम मैग्नीज के बाद ये कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर चार्ज है और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बैलेंस है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा है। लेकिन जब कॉपर के बाद जाएंगे तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा हो जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट से, इसलिए वहां पर क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियाई है वो ज्यादा माना जाता है। हमें टेबल दी गई है, इसमें टेबल में आप कहें भी जो स्कैंडियम है इसका बेटे जो एटॉमिक रेडियाई है वो 144 पिकोमीटर होता है। फिर आप देखेंगे टाइटेनियम का 132, वेनाडियम का 122, क्रोमियम का 117, मतलब डिक्रीज करता जा रहा है। फिर उसके बाद मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, यहां तक अप्रोक्सीमेट 117 रहेगा। लेकिन जैसे ही जिंक आएगा यह 125 होएगा और फिर इंक्रीज करने लग जाएगी। तो उसका जो कारण है वो जैसे मैंने अभी बताया। इसी प्रकार से अगर हम करेंगे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, उसमें भी ऐसा ही होगा। तो ये क्या होते हैं बेटे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो जो इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई है टुवर्ड्स द एंड मे बी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो यहां पर जो अब ये इंक्रीज करने लगती है, यहां क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है वो इंक्रीज हो जाती है।
और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने के कारण जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल है अकर्स आफ्टर d5 कॉन्फ़िगरेशन। हम देखते हैं कि 5 थे हमारे पास, उसके बाद यहाँ पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। पेयरिंग स्टार्ट होती है तो देखोगे तुम 2 2 1 इलेक्ट्रॉन, और जब जिंक में पहुंचेंगे तो ये पूरे हो जाएंगे यहाँ पे। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जिससे वो क्या कैंसिल आउट करेंगे। तो इस बेस पे कहा गया भी जो रिपल्सिव इंटरेक्शन है बिटवीन द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स बिकम वेरी डोमिनेंट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड। जब हम लास्ट में पहुंच जाएंगे पीरियड में, वहां वो डोमिनेट करेगा जो क्या है, रिपल्सन हो रही है इनके बीच में, और इसकी वजह से क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी एक्सपेंशन हो जाएगी एंड रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अब क्लाउड एक्सपेंड होगी तो उसका जो साइज है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है भी जो आयनिक रेडियाई है बेटे आल्सो फॉलो द सिमिलर ट्रेंड। भी एटॉमिक रेडियाई में जो हमने पढ़ा, जो आयनिक रेडियाई है वो भी क्या करता है, सिमिलर ट्रेंड फॉलो करता है। भी पहले यहाँ पे तुमने देखा वो डिक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। सेंटर में आके क्या होगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये वैल्यू इंक्रीज करने लगती है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है वो इंक्रीज हो जाती है, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड हो जाएगी जिससे उसका जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो सेम ट्रेंड हमारा किसके रहेगा, आयनिक रेडियाई के लिए रहेगा। इसके बाद जैसे बात की जाती है कि आप याद रखें कि जो एटॉमिक रेडियाई ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जबकि जो एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है वो बिलोंग करते हैं टू ए पर्टिकुलर जो ग्रुप है जो कि ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक रेडियाई शो करेंगे। तो ये जो हमारे पास फिनोमिना है इज ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ द 4f ऑर्बिटल विच मस्ट बी फील्ड बिफोर द 5d सीरीज ऑफ द एलिमेंट। जो 5d सीरीज है उससे पहले ये जो है फिलअप किया जाता है। तो हम देखेंगे जब f ब्लॉक किया जाएगा उसमें आप पढ़ोगे भी वहां पे क्या डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। तो जो फीलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल है बिफोर 5d ऑर्बिटल, उससे क्या होगा, रेगुलर डिक्रीज होगा बेटा एटॉमिक रेडियस के अंदर, जिसको नाम दिया गया है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का। भी 5d ऑर्बिटल की बजाय जो 4f ऑर्बिटल है उसकी फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिससे जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, कंट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बेटा जो आता है वो है आयोनाइजेशन, एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फोर्थ पॉइंट जो आप पढ़ोगे वो है आयोनाइजेशन, एंथैल्पी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसकी बात की जाएगी इसके अंदर। तो यहां पर देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं पहले बेटा भी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, भी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए किसी भी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था भी जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होती जाती है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, शेल चेंज नहीं होती है। तो जो हमारे पास s ऑर्बिटल है उनके कंपैरिजन में जो d ऑर्बिटल वाले एलिमेंट्स हैं इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होती है, जबकि p ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होती है, ठीक है। मतलब इंटरमीडिएट रहेगी s ब्लॉक और p ब्लॉक के बीच में। तो इस बेस पे अपने को बेटे टेबल भी दी गई है इसने, और ये बताया जैसे कि मैंने आप लोगों को भी इन दोनों के बीच में रहती है। तो जो कारण है इसका वो ये है कि जो इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी है इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। किसके कारण होता है, इंक्रीज होने के कारण न्यूक्लियर चार्ज। तो एज द ट्रांजिशन एलिमेंट इन्वॉल्व द ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ n-1d ऑर्बिटल। आप जैसे जैसे n-1d ऑर्बिटल की फिलिंग करोगे जो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज है वो कैंसिल करेगा किसको, जो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट है। हमने अभी जैसे पढ़ा भी जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट होने के कारण एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो यही हो रहा है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे जो n-1d ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इट मींस जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ेगा,
और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो मिडल में आके जो हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, उसको क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो इस बेस पे हम कहेंगे भी जो इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी है अलोंग द पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज वेरी स्मॉल, वो क्या रहेगी, वेरी स्मॉल रहेगी। तो जो आयोनाइजेशन ऑफ 3D 4D एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज है वो आप लोगों को टेबल में दी हुई है, बुक में आप देख सकते हैं भी अपने पास है। जैसे एलिमेंट है स्कैंडियम, इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो 631 है, फिर स्कैंडियम की 656 है, वेनाडियम 650, क्रोमियम 653, मैग्नीज 717, फिर आयरन 762, कोबाल्ट 758। तो आप देख सकते हैं भाई ये इंक्रीज कर रही है। फिर जो हमारे पास सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आएगी यटीरियम 616, जिरकोनियम 674, फिर आप देखोगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इसके अंदर बेटा लेंथेनियम की दे रखी है 541, हाफनियम की दे रखी है 760। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ग्राफ भी ड्रा किया जाए तो ग्राफ में आप लोग देखोगे भी जो फर्स्ट हमारे पास है जैसे सीरीज, उसके अंदर आयरन की जो है सबसे ज्यादा दे रखी है। जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है उसके अंदर आप लोगों को बेटे जो वैल्यू सबसे ज्यादा दे रखी है वो पैलाडिनियम की दे रखी है 804, उसके बाद कैडमियम की है 876। नेक्स्ट अपने को दिया हुआ है जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसके अंदर बेटा इरिडियम, जिसकी जो एंथैल्पी अपने को दी हुई है वो 900 किलो जूल पर मोल दे रखी है। ठीक है, तो अलग अलग ट्रांजिशन सीरीज के लिए जो अलग अलग एंथैल्पी है वो हमें बता रखी है। तो आप लोगों ने ये नोट करना है भी जो 5D ट्रांजिशन एलिमेंट है वो पोजेस करते हैं हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन 3D एंड 4D ट्रांजिशन सीरीज, और इसका जो कारण है ड्यू टू द ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन दीज एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द इनइफेक्टिव शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियस बाय 4f इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो थर्ड हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, उनमें जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो ज्यादा होता है, तो वो क्या करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैंसिल करता है। लेकिन जो लास्ट हमारी ट्रांजिशन सीरीज है वहां पर जो शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो इनइफेक्टिव होता है, वो कोई इफेक्ट नहीं डालता। ठीक है, तो वहां पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा होता है, इस वजह से हम कह रहे हैं भी वहां पर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसके बाद सिग्निफिकेंस आ जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, भी जो मैग्नीट्यूड है आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का वो अपने को देता है भी कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रेज द मेटल टू ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। भी हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एनर्जी देंगे, तो जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, आप देखते हैं भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लॉस करोगे +2 +3 +4, इस तरह से वो लॉस किए हुए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो वो बात इसके अंदर बेटे अपने को बताई जाएगी भी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो करेंगे, और जैसे जैसे आप एनर्जी दोगे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लॉस करते जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग जो है जब आयोनाइजेशन एनर्जी निकालते हो तो अगर हम उनको जोड़ दें तो वो क्या कहलाती है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आज हम इतना करेंगे, बाकी करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।